अगर आप सिटी में इसको चला रहे हो तो आपको और कोई 400 सीसी की मोटरसाइकिल जो क्लासिक सेगमेंट में आपको ओवरटेक नहीं कर पाएगी अगर वो ट्रायम्फ स्पीड 400 खुद ना हो। मतलब सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए में ट्रायम्फ स्पीड T4 को घर लेकर जाओ। ऐसा नहीं है कि ये कुछ बनाना चाह रहे थे नहीं बना पाए, नहीं, ये यही बनाना चाह रहे थे जो इन्होंने बनाया है। जो लो एंड टॉर्क है ना स्पीड T4 का, इट्स फार बेटर देन रॉयल एनफील्ड हंटर 350। मेरा एक फ्रेंड है वो मुझे कह रहा था अरे हंटर जैसी है। नहीं, ये मिस्टेक मत करना सोचने की कि स्पीड T4 हंटर जैसी है, उससे फार बेटर है बहुत एक्सपेक्ट में। कि बहुत ऐसे ब्रांड्स हैं जो इसको अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं, उनकी गियर ही अटक जाती है। अब कैसे कॉम्पिटिटर हो भाई जब आप किसी चीज में कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे साथ है न्यूली लॉन्च ट्रायम्फ स्पीड T4। देखो अब 400 सीसी में ना ट्रायम्फ की दो मोटरसाइकिल आती है। एक तो हमारी हो गई ट्रायम्फ स्पीड 400, अब ये उनके कनेक्शन में ना न्यूली ऐड हुई है। जी हाँ, ट्रायम्फ स्पीड T4। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब 400 सीसी में ट्रायम्फ के पास ऑलरेडी स्पीड 400 थी, उन्होंने फिर स्पीड T4 को लॉन्च ही क्यों किया। एंड ये तो सिर्फ एक सवाल है जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा है। कई लोग मुझे कमेंट करके ये भी पूछ रहे थे कि अब मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं स्पीड 400 लूँ या T4 लूँ। एंड ऐसा ही एक और सवाल है कि जब आज के डेट में मार्केट में अराउंड 4 सीसी इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो फिर मुझे ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल क्यों लेनी चाहिए। तो ये कुछ सवाल हैं जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं एंड इस वीडियो में मैं हर एक सवाल का जवाब देने वाला हूं। एंड स्पीड T4 को अच्छे से इन डिटेल इसकी रिव्यू भी होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ट्रस्ट मी, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो फिर आपको इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कदर हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी मन बना रखा है कि लूंगा तो स्पीड T4 ही लूंगा, तो उनके लिए भी क्या मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, क्या मिनिमम EMI होगी, वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को ट्रायम्फ का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, चाहे बाइक हो चाहे एसेसरीज हो, तो जो शोरूम का एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एड्रेस कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो और आ जाओ। टेस्ट राइड लो, अच्छा लगे, मन को भाए तो खरीद लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है डिस्कस करने को भाई साहब। क्योंकि इस बाइक में T4 में आपको स्पीड 400 से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को इसका एक्स शोरूम प्राइस बता देता हूँ। तो जो एक्स शोरूम प्राइस है स्पीड T4 की, वो है 2,17,000 रुपए। अगर आप इसको स्पीड 400 से कंपेयर करोगे तो ये 23,000 रुपए सस्ती है। कंपनी ने जानबूझकर इसको थोड़ा सस्ता रखा है, उसके दो रीजन है। पहला तो जो भी इसके रेवल है, ठीक है, वो स्पीड 400 से थोड़े कम प्राइस पर आते हैं, तो उनके मार्केट को भी टैकल करने के लिए एक अच्छा मूव माना जा रहा है मेरी तरफ से। एक और बात है कि दोनों जो स्पीड 400 है एंड T4 है, दोनों के परफॉर्मेंस में थोड़ा डिफरेंस है। मतलब डिफरेंस इन द सेंस कि दोनों अलग अलग चीजों के लिए बनी है, एंड वो चीजें क्या है वो मैं वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूं। तो अगर एक्स शोरूम प्राइस की बात होगी तो ये 23,000 रुपए कम पड़ती है स्पीड 400 से। चलिए ये तो गई एक्स शोरूम प्राइस की बात। चलिए अगर मैं इसके डिजाइन पर बात करूं तो दोनों के डिजाइन बिल्कुल सेम है, लेकिन हाँ, अगर आप डिफरेंसेस ढूंढने उतर ही जाओगे कि नहीं मुझे डिफरेंस देखना ही है, तो आपको डिफरेंस भी मिल जाएगा। जब आप दोनों बाइक को सामने से कंपेयर करोगे तो सिंस दोनों के सस्पेंशन चेंज हुए हैं, उसमें आपको USD मिलता है, इसमें आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक मिलता है, तो थोड़ी बहुत आपको स्लिम दिखेगी आगे से, तो आप समझ जाओगे कि नहीं ये T4 है, ये स्पीड 400 है। उसके अलावा डिजाइन में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, एंड मेरी तरफ से ये अच्छी बात है क्योंकि मुझे इसका डिजाइन पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये बहुत अच्छा मूव है कि इन्होंने डिजाइन में कोई चेंजेस नहीं किए। नाउ अगर मैं इसके कलर सेगमेंट में बात करूं तो आपको ये 3 अलग कलर में देखने को मिलेंगे, व्हाइट, ब्लैक और रेड। अगर आप मेरा पर्सनल फेवरेट पूछो तो वो वही है जो यहाँ पे अभी वीडियो में आप देख पा रहे हो। हालांकि रेड भी ना काफी अट्रैक्टिव लगती है यार, थोड़ा मतलब रेसिंग वाला आपको वाइब देता है, तो आप रेड के लिए भी जा सकते हो। तो ये बात हो गई इसके डिजाइन्स की। तो चलिए ये तो हो गई इसके डिजाइन की बातचीत। अब ना बाइक को अच्छे से डिकोड करते हैं, हर एक चीज छोटी मोटी डिटेल्स पर भी अच्छे से बात करते हैं। तो चलिए अब फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इस बाइक के फ्रंट की बात करूं तो आपको फुल LED हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, LED DRLs देखने को मिलते हैं, LED टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर मैं इसके थ्रो की बात करूं तो इट इज प्रीटी गुड। जी हाँ, थ्रो काफी अच्छी है, ऑब्वियस सी बात है, LED है तो थ्रो अच्छी होनी ही है। नाउ अगर मैं इसके सस्पेंशन की बात करूं तो आपको 43 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। वहीं स्पीड 400 में आपको USD फोक देखने को मिलता है। ये सस्पेंशन बुरी नहीं है, काफी अच्छी है। मैंने अभी राइड रिव्यू में इस पर डिटेल में बात की है। अगर मैं उसके
थोड़ा नीचे आऊं, इसके टायर्स पे बात करूं, आपको 17 इंच का ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिल जाते हैं MRF के। एक चीज है कि ये रेडियल टायर्स नहीं है, तो ग्रिप थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, बट इट इज प्रीटी मच गुड यार। जिस प्राइस रेंज में आपको ये बाइक मिल रही है, या आप इसको इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करके देख लो ना, तो आपको कोई भी इसमें कमी नहीं दिखेगी। कमी तब दिखती है जब आप इसको खुद ट्राइम से कंपेयर करते हो। एंड ये भी तो देखो कि 25,000 कम भी है, 23,000 कम है, प्राइस कम है, तो कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग होगी। एंड हालांकि ये कंपनी वैसा ही देना चाहती थी। नाउ अगर मैं इसके ब्रेक्स पे बात करूं, आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है विच इज डुअल चैनल ABS। तो ये थी कुछ इसके फ्रंट की बातचीत। तो चलिए अब इस मोटरसाइकिल के इंजन पर बात करते हैं। अगर मैं इसके इंजन पर बात करूं तो आपको 400 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, जो सिंगल सिलेंडर इंजन है। आपको उसमें लिक्विड कूल देखने को मिलता है, 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं इसके पावर फिगर की बात करूं तो आपको 31 PS का पावर और 36 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। टू बी ऑनेस्ट, अभी जब मैंने इसको राइड किया है ना, मैं इसके टॉर्क से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। मतलब इसकी जो लो एंड टॉर्क है उसने मुझे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस कर दिया है, बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दिया है ना। अब इसके इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है, जब इसको सड़कों पर चलाते हो आपको कैसा फील होता है, ऐसा परफॉर्मेंस देती है ये तो अभी मैं वीडियो में आगे आपको राइड रिव्यू में इन डेप्थ इन डिटेल बताने ही वाला हूं। ये हो गई इसके इंजन की बातचीत। बट आप इतना समझ लो, अगर आपको एक टॉर्की मोटरसाइकिल चाहिए, इससे अच्छी मोटरसाइकिल आपको इस प्राइस रेंज में नहीं मिलेगी जिसमें इतना दमदार टॉर्क हो। तो चलिए ये तो हो गई इसके इंजन की बातचीत। अब इंजन से थोड़ा ऊपर आते हैं, इसके सीट पर बात करते हैं। देखो 2-3 ब्रांड्स ऐसे हैं ना जिससे मुझे सीट्स में कोई कंप्लेन ही नहीं होती। ट्राइम, रॉयल एनफील्ड, जावा, ये ब्रांड्स ऐसे हैं जो अपनी सीट्स बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं। एंड ट्राइम इज वन ऑफ देम। अब मैं चाहे राइडर की बात करूं चाहे पिलियन की, दोनों बहुत ही कंफर्टेबल होकर इजीली बैठ सकते हैं इस पे यार, बहुत ही इजीली बैठ सकते हैं। मतलब आपको कंफर्ट रिलेटेड कोई इशू नहीं आने वाली इस मोटरसाइकिल में। वहीं अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस या सीट हाइट की बात करूं तो जो इसकी सीट हाइट है वो 806 mm की है, विच इज प्रीटी गुड यार। मतलब अगर आप थोड़ी हाइट में छोटे हो, या आप शॉर्ट हेडेड राइडर हो, या आप हाइट में लंबे हो, लॉन्ग हेडेड राइडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उतनी ही कंफर्टेबल, उतनी ही ईज टू राइड आपको प्रोवाइड करती है मोटरसाइकिल। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो इंडियन सड़कों के हिसाब से काफी अच्छा है यार, काफी अच्छा है। मैंने नहीं देखा कि 160 प्लस ग्राउंड क्लियरेंस किसी मोटरसाइकिल की और वो लड़ जाए कहीं। नहीं, हाँ ऑब्वियस सी बात है, कुछ बड़े ब्रेकर्स होते हैं जहां हर मोटरसाइकिल लड़ती है, वहां तो ये लड़ेगी, वरना इंडियन सड़कों पे आपको कोई पॉटहोल्स, कोई ब्रेकर्स डिस्टर्ब नहीं करने वाले। इतनी अच्छी सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस की ना इसकी कॉम्बिनेशन है कि आई एम इम्प्रेस्ड। ये तो हो गई इसके सीट की बातचीत। अब ना सीट के थोड़ा ऊपर आते हैं, इसके टैंक पर बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो जो ग्राफिक्स है यार T4 की, बहुत ही ज्यादा अपीलिंग लगती है। टैंक पर जो ग्राफिक्स है एकदम आई एम इम्प्रेस्ड। अगर मैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। अगर मैं माइलेज की बात करूं तो अराउंड 35 का आपको इसमें माइलेज भी देखने को मिल जाता है, विच मीन्स अगर आप इसको कंपेयर करो स्पीड 400 से, तो आपको 3 से 4 किलोमीटर की ज्यादा माइलेज देखने को मिलती है इसमें। मतलब आप 23,000 कम भी दो, माइलेज आपको अच्छा भी मिलेगा। वही 400 सीसी का इंजन मिलता है, थोड़ा टोन डाउन पावर के साथ। एंड वो क्यों किया गया वो मैं आपको राइड रिव्यू में बताऊंगा। तो ये हुआ इसके टैंक की बातचीत की माइलेज बेहतरीन है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी अच्छी है, ग्राफिक्स लाजवाब। अब ना टैंक से भी थोड़ा ऊपर आते हैं, इसके बटन्स पर, स्विचेस पर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर बात करते हैं। नाउ अगर मैं इस मोटरसाइकिल के स्विचेस पे, बटन पे, हैंडल बार्स पे बात करूं, इट इज प्रीटी गुड। जब मैंने इसको राइड किया आई वॉज वेरी वेरी कंफर्टेबल। एंड जो हैंडल बार है, जो सीट की कॉम्बिनेशन है, आपको बहुत ही कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करती है। ना अगर स्विचेस पे बात करूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की गई है। आपको प्रीमियम क्वालिटी के स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं वही थ्रॉटल्स की बात करूं, आपको नॉर्मल मैनुअल थ्रॉटल देखने को मिलता है, राइड वायर नहीं मिलता जो आपको स्पीड 400 में मिलता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जब इसको राइड करोगे तो आपको वो चीजें फील होंगी। मैंने पहले कहा है कि इस मोटरसाइकिल का ना पर्पस ही कुछ और है। ये है सिटी कम्यूटर, जहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंड आप लॉन्ग राइड, शॉर्ट राइड सब मार सकते हो इससे। बट बेसिकली क्या होता था, जब आप इतनी पावर लेके सिटी में कम्यूट करते थे तो दिक्कत होती थी। ट्राइम्फ ने इसको बहुत ही टॉर्की बनाने की कोशिश की है। एंड हाँ, एक और बात, आपको इसमें बार एंड मिरर देखने को नहीं मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब बार एंड मिरर होते हैं ना तो ये थोड़ा और ना चौड़ी हो जाती है, तो आपको मैन्यूवर करने में दिक्कत होती है। हालांकि मेरे पास भी मोटरसाइकिल है, उसमें बार एंड मिरर आती है, पर मैंने नॉर्मल मिरर लगवा रखा है क्योंकि इसमें मुझे विजिबिलिटी भी अच्छी लगती है एंड ये थोड़ी प्रैक्टिकल भी लगती है मुझे। इसमें आपको यहाँ पर कोने में USB-C टाइप भी देखने को मिल जाता है, सो कोई भी चीज़ की कमी आपको फील नहीं होने वाली।
वहीं पर अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बात करूं तो कोई चेंजेस नहीं है, सेम एज स्पीड 400। तो इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी 400 का वीडियो डाल रखा है। सो ये हो गई इसके बटन, स्विच और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बातचीत। नाउ अगर मैं रेयर साइड ऑफ द बाइक की बात करूं तो आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, एलईडी टेल लैंप, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, 17 इंच के आपको टायर्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ना पीछे कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, इसे एज इट इज रखा गया। एंड ऑब्वियस सी बात है यार, जो लुक है वो पीछे से इसकी बहुत ही खूबसूरत लगती है मुझे तो पर्सनली। हाँ, एक चेंजेस हैं जो किए गए हैं। अगर मैं शॉकेट की बात करूं तो जो स्पीड 400 इसमें 43 टीथ देखने को मिलते हैं, इसमें 39 टीथ देखने को मिलते हैं, 4 टीथ कम की गई है। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल टर्म है, वहाँ पे तो बहुत लोग जाते भी नहीं है, पर हाँ ये एक चेंज थी तो मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड आप पीछे से इसका लुक देख ही पा रहे हो कि कितनी अपीलिंग लगती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द रेयर्स ऑफ द मोटरसाइकिल। तो नाउ आई थिंक मैंने इस मोटरसाइकिल के बारे में आप लोगों को हर एक चीज बता दिया है, फ्रंट से लेकर रेयर तक हर एक चीज, छोटी छोटी डिटेल्स भी एक्सप्लेन कर दी है। तो अब चलिए इसके राइड रिव्यू पर बात करते हैं कि जब मैंने इसको राइड किया तो मुझे कैसा फील हुआ। हालांकि मैंने स्पीड 400 भी राइड कर रखी है, इसकी कॉम्पिटिटर, सो कॉल्ड कॉम्पिटिटर हंटर 350 भी राइड कर रखी है, अब T4 भी राइड कर रखी है। तो मेरे लिए कंपैरिजन करना थोड़ा आसान होने वाला है। मैंने रिसेंटली तीनों मोटरसाइकिल एक दिन में चलाई ताकि मैं अच्छे से एक अच्छा राइड रिव्यू आप लोग तक दे सकूं। एंड इंडिपेंडेंट अगर आपको इसका राइड रिव्यू चाहिए कि सिर्फ ये कैसी लगी चला के, वो भी इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए अगर मैं राइड रिव्यू की बात करूं ना, तो सबसे पहले अगर मैं किसी चीज की बात करूंगा तो वो है इंजन की। स्पीड T4, जी हाँ इसका नाम है स्पीड T4। आप इसको रॉयल एनफील्ड के हंटर 350 से कंपैरिजन मत करो, ना ही कंफ्यूज हो जाओ। मेरा एक फ्रेंड है वो मुझे कह रहा था अरे हंटर जैसी है, नहीं, ये मिस्टेक मत करना सोचने की कि स्पीड T4 हंटर जैसी है, उससे फार बेटर है बहुत एक्सपेक्ट में। उसमें से सबसे बड़ा एक्सपेक्ट तो है इंजन यार, जो पावर ये प्रोड्यूस करती है, जो हंटर करती है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी बेहतरीन। हालांकि रॉयल एनफील्ड अपने टॉर्क के लिए जानी जाती है, पर वो इसमें उनसे ज़्यादा अच्छी है। जो लो एंड टॉर्क है ना स्पीड T4 का, इट्स फार बेटर देन रॉयल एनफील्ड हंटर 350। ऐसा मेरा कंपैरिजन है दोनों चलाने के बाद। देखो अगर मैं इसके इंजन पर बात कर ही रहा हूं तो इनिशियल पिकअप गुड, मिड रेंज टॉर्क एक्सेलेंट, एंड टॉप एंड टॉर्क वो भी एक्सेलेंट है। टॉप एंड में उतनी पिकअप नहीं है, बट जो टॉर्क है, जो टॉर्की मोटरसाइकिल ये है, इट्स वेरी इंप्रेसिव। अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि स्पीड 400 लूं या T4 लूं। देखो दोनों का ना काम ही अलग अलग है। मतलब आप ये समझो कि अगर आप सिटी में कम्यूट कर रहे हो, आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो टॉर्की भी हो एंड आपको मतलब इजी हो, कंफी हो, आपको उतनी दिक्कत प्रोवाइड ना करे। आप ट्रैफिक हो गए, इन सिटी कम्यूट आपकी आसान हो जाए, कंफर्टेबल हो, गो फॉर स्पीड T400। आपको एक प्रॉपर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल चाहिए, देन गो फॉर स्पीड 400। अगर मैं इसके राइड रिव्यू पे बात करूं तो जब मैं इसको राइड करा था ना, तो मैंने एक चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें बार एंड मिरर्स नहीं है। तो क्या है ना, बाइक थोड़ी मोटरसाइकिल थोड़ी स्लिम लगती है चलाने वक्त, क्योंकि जब बार एंड मिरर्स होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा वो ब्रॉड हो जाती है, तो ये छोटी सी स्लिंग सी लगती है, क्योंकि बार एंड मिरर की जगह नॉर्मल मिरर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो आप इजीली मैन्यूवर कर पाते हो। ट्रैफिक्स हो गए, इन सिटी कम्यूट आराम से आप ऐसे करके निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि बार एंड मिरर आपको लड़ने का डर नहीं होता। ये एक फायदा मुझे लगा बार एंड मिरर नहीं होने के। हालांकि बार एंड मिरर के अपने फायदे हैं, पर मुझे इन जनरल नॉर्मल मिरर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आपको मैन्यूवर करने में भी आसानी होती है। एंड बार एंड मिरर की विजिबिलिटी भी मुझे उतनी एज सच नहीं लगती। ये तो होगा इसके राइड रिव्यू की प्रॉपर बात। अगर मैं इसके सिटिंग पोजीशन की बात करूं तो सेम एज स्पीड 400, बोथ आर वेरी कंफर्टेबल। हालांकि इसके कॉम्पिटिटर भी कंफर्टेबल है, वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आ जाती है पावर फिगर में, ठीक है। एंड अगर मैं इसके थ्रॉटल रिस्पॉन्स की बात करूं, इट्स गुड यार, वेरी गुड। मतलब ना ये एकदम छोटा पैकेज बड़ा धमाका जैसा लगा मुझे कि चलो, मैंने ये सोचा कि जब मैंने भी पहले यही सुन रखा था कि हंटर जैसी है, तो बहुत बड़ी मिस्टेक है अगर आपको ऐसा लग रहा है। तो मैंने उस हिसाब से, उस माइंडसेट से थ्रॉटल लिया, पावर देखने को मिल गया। समझ रहे हो आप? मतलब कि थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। मतलब है इन सिटी भी, आप अगर आप सिटी में इसको चला रहे हो तो आपको और कोई 400 सीसी की मोटरसाइकिल जो क्लासिक सेगमेंट में आपको ओवरटेक नहीं कर पाएगी अगर वो ट्रायम्फ स्पीड 400 खुद ना हो। चलिए, ये तो हो गई इसके थ्रॉटल रिस्पॉन्स की बातचीत। अगर मैं इन केस ऑफ आरपीएम बात करूं तो 3000-4000 आरपीएम तक की बाइक मक्खन है। बहुत आराम से आप क्रूज कर सकते हो, बहुत ही आराम से। थोड़ी बहुत दिक्कत कब स्टार्ट होती है? जब आप 6000, 6500, 7000 आरपीएम टच करने लगो, वहां पर तो बड़े से बड़े धुरंधर मोटरसाइकिल के भी हालत खराब हो जाते हैं, क्योंकि आप फिर रेड लाइन टच कर रहे होते हो, वो इसकी पीक हो जाती है। वहां पे आपको थोड़े बहुत वाइब्रेशन वगैरह देखने को मिल जाएंगे, पर 3500-4000 आरपीएम पे जब आप उसको क्रूज करोगे ना, तो बहुत ही मक्खन जैसी चलती है मोटरसाइकिल। तो एज सच वाइब्रेशन इशू, हीटिंग इशू, ये सब मुझे देखने को नहीं मिला। हालांकि जब ही मतलब कि गर्मी का मौसम है, जब मैं इसको राइड कर रहा हूँ,
तब भी मुझे हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला है, विच मीन्स कि इसमें ना के बराबर हीटिंग इशू है, जबकि पावर तो भाई इंजन तो 400 सीसी की है। आप इसके कॉम्पिटिटर को उठाकर देख लो जो अराउंड 400 है, 400 भी नहीं है, अराउंड 400 है, और उसमें आपको हीटिंग इशू देखने को मिलता है, लॉट्स ऑफ वाइब्रेशंस देखने को मिलते हैं जो आपको इसमें देखने को नहीं मिलता। ये तो हो गई इंजन की बातचीत। जब मैंने राइड किया मुझे इंजन के अराउंड क्या क्या चीज़ें फील हुई। अब ना इसके गियर बॉक्स पर बात करते हैं। देखो मैं इसके गियर बॉक्स से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। आई लाइक इट्स गियर बॉक्स। स्पेशली अगर मैं क्लच की बात करूँ तो हालांकि आपको इसमें स्लीपर क्लच देखने को मिलता है, फिर भी ना क्लच काफ़ी लाइट है यार। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 200-250 किलोमीटर को राइड कर जाऊंगा फिर भी मेरे उंगलियों में दर्द नहीं होगा। ठीक है, सो आई एम इम्प्रेस्ड कि नहीं इसकी क्लच वगैरह तो लाइट है। वहीं गियर बॉक्स की ओर मैं बात करूं तो मैं रैपिडली अपशिफ्ट कर रहा था, डाउन शिफ्ट कर रहा था, मुझे गियर नहीं अटकी। जरा भी ना वो हेजिटेशन मुझे फील नहीं हुई कि गियर फंस रही है। मैंने प्रीवियसली भी बोला हुआ है कि बहुत ऐसे ब्रांड्स हैं जो इसको अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं, उनकी गियर ही अटक जाती है। आप कैसे कॉम्पिटिटर हो भाई जब आप किसी चीज़ में कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे हो। पावर ट्राइम्फ आपको ज़्यादा देती है किसी भी कॉम्पिटिटर से, गियर बॉक्स उनके अटक रहे हैं, इसकी मक्खन जैसी काम कर रही है। क्रूजिंग पे आ जाऊँ, आरपीएम पे आ जाऊँ, वाइब्रेशन पर आपके आ जाऊँ, हीटिंग इशू पर आ जाऊँ, सब कुछ में ये आगे है, फिर भी वो क्या कहते हैं कि ये हमारी कॉम्पिटिटर है। पता नहीं कैसे कह देते हैं यार। देखो सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, आज आप मार्केट में अगर एनालाइज करने उतरोगे तो लोग स्पीड 400 को स्पीड T4 से कंपेरिजन कर रहे हैं। मतलब इसके लेवल से तो इसकी कंपैरिजन ही नहीं होती, क्योंकि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ये उसमें आगे है। ऐसी मोटरसाइकिल जब आती है ना, एक ट्राइम्फ एक लेगेसी कंपनी है यार, वो अपनी लेगेसी छोड़ रही है। उन्होंने 400 सीसी में आए, उन्होंने डोमिनेट किया है मार्केट को, लिटरली डोमिनेट किया है। एंड अब जब उनकी ऑलरेडी स्पीड 400 आ गई थी, उन्होंने क्या किया, पावर थोड़ा कम करके टॉर्क बढ़ा करके अब ये रॉयल एनफील्ड के भी मार्केट सेगमेंट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है कि जिस तरह का वो प्रोडक्ट ला रहे हैं ना, वो वहां भी डोमिनेट कर जाएंगे। चलिए अब ना इसकी ब्रेक्स पे बात करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर एक मोटरसाइकिल में इंजन के बाद सबसे पावरफुल कोई चीज़ है तो वो ब्रेक्स है। मतलब क्या करोगे इतनी पावर का जब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो अगर मैं इसके ब्रेक्स की बात करूं तो प्रीटी गुड। देखो आज के डेट में हर मोटरसाइकिल की फ्रंट ब्रेक्स बहुत बेहतरीन है, तो मैं हर मोटरसाइकिल के रेयर ब्रेक से उसको कंपैरिजन करता हूं उसकी। इस मोटरसाइकिल की रेयर ब्रेक इज गुड, बहुत एक्सेलेंट नहीं कहूँगा, बट हाँ ठीक है, अच्छी है। मतलब जितना पावर आप देते हो इसे कंट्रोल कर लेती है। तो जो काम होता है ब्रेक का कि अगर मैं एक सपोज जिस लेवल का पावर दे रहा हूँ, समय आने पे चक्के रुकने चाहिए, व्हील रुकना चाहिए, तो वो हो जाता है इसमें। और बहुत एग्रेसिव बाइट नहीं है इसके ब्रेक की, होता है ना कि ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक लग गया, लॉक हो गया, नहीं, स्मूथ है। तो जो न्यू बिगिनर्स हैं, न्यू राइडर्स हैं, वो भी इजीली इसको चला लेंगे। अब इसके सस्पेंशन पे बात करते हैं। अगर मैं इसके सस्पेंशन पे बात करूँ ना, तो आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परफॉर्मेंस में कोई कमी देखने को मिल जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं भी इसको यही सोच के चला रहा था कि यार यूएसडी फॉक तो है नहीं, टेलीस्कोपिक फॉक है, पर जैसे मैं पॉट होल में जाता था ना, ये सारे सॉफ्ट एब्जॉर्ब कर लेती थी। फ्रंट सस्पेंशन बहुत अच्छी है। अगर मैं रेयर सस्पेंशन की बात करूँ, वो थोड़ी स्टिफ है। एंड ऐसे तो काम करते हैं, फ्रंट की स्मूथ होनी चाहिए, पीछे की स्टिफ होनी चाहिए, तो एक बैलेंस बनी होती है। अब आप बोलोगे कि पावर फिगर, अरे इसका पावर ही टोन डाउन किया है खुद ट्राइम्फ ने। ऐसा नहीं है कि वो एक मस्त मशीन बनाना चाह रहे थे जो 50 PS का पावर दो और वो बना ना पाए। नहीं, जब आपको पावर चाहिए तो स्पीड 400 है ना, उस सेगमेंट को डोमिनेट कर रही है। उन्होंने इसको टॉर्क की मोटरसाइकिल बनाया है, ये इस सेगमेंट को डोमिनेट करेगी। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ बनाना चाह रहे थे नहीं बना पाए, नहीं, ये यही बनाना चाह रहे थे जो इन्होंने बनाया है। तो डेट्स ऑल फॉर द राइड रिव्यू। मैंने इसको राइड किया, मुझे जैसा फील हुआ, जो भी लगा, एज इट इज मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कुछ भूल गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई नो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जो भी इसको लेने में इंटरेस्टेड है उनको मिनिमम डाउन पेमेंट, मिनिमम EMI में बताने वाला हूँ। तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट होने वाली है इस मोटरसाइकिल की, वो है 25,000। जी हाँ, मतलब सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए में ट्राइम्फ स्पीड T4 को घर लेकर जाओ। वहीं अगर मैं इसकी मिनिमम EMI की बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ है 6,660 रुपए। जी हाँ, 6,660 रुपए, बस इतना ही इसकी मिनिमम EMI है। 25,000 डाउन पेमेंट है। विच मीन्स जो स्टूडेंट हैं, मुझे देख रहे हैं, अपने चाहते हैं ना मेरी पहली मोटरसाइकिल हो, थोड़ा अच्छा हो, लुक अच्छा हो, पावर अच्छा हो, टॉर्क अच्छा हो और हेड टर्न्स मिले उस मोटरसाइकिल को, यू कैन गो फॉर दिस। तो ये हो गई इसके मिनिमम डाउन पेमेंट, EMI की बातचीत। नाउ आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मोटरसाइकिल के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ। जी हाँ, घर से निकलना है, मोटरसाइकिल चलानी है तो हेलमेट ज़रूर पहनना है।